आभूषण की दुकान में चित्रा ने आभूषण दिखाते हुए शांति जी से पूछा, माँ जी, ये सारे तो फाइनल हो गए हैं, और कुछ देखना है या बिल बनवाएं? शांति जी ने कहा, ये तो काव्या के गहने हो गए, इसी डिजाइन में थोड़े हल्के एक सेट और ले ले। एक सेट? और क्यों? चित्रा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। तू ले ले बहू, मैं बोल रही हूँ ना इसलिए। राम भैया, ये सारे जेवर एक सेट और चाहिए हल्के में, शांति जी ने दुकानदार से कहा, और वो दिखाने लग गया। सारे गहने पैक कराने के बाद शांति जी ने कहा, देख, मेरी तरफ से भी तो कुछ लेना रह गया है, अपने पोते बहू को मैं भी तो कुछ दूंगी ना। चित्रा ने शांति जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप भूल रही हैं माँ जी, आपने पहले कहा था कि जो आपके पुश्तैनी कड़े हैं वो दूंगी, बाकी आपको जो सही लगे। राम ने चमचमाता हुआ बहुत सुंदर सा रानी हार दिखाया। टटोल कर देखते हुए शांति जी ने कहा, बहुत सुंदर डिजाइन है, अब इसका बिल बनाकर घर भिजवा देना, थोड़ी जल्दी में हूँ। शांति जी की घर में अभी भी बहुत धाक चलती थी, बगैर उनके आदेश के घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। शांति जी के 30 वर्षीय पोते रचित की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। घर में चारों तरफ पकवानों की खुशबू और रंग बिरंगे फूलों से सजे सजावट की खुशबू मन मोह रही थी। घर पहुंचते ही शांति जी ने चहकते हुए अपने पति रमेश जी को दिखाते हुए कहा, देखिए जी, अपनी पोती बहू के लिए मैंने ये रानी हार लिया है, कितना सुंदर है ना। रमेश जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए चित्रा से पूछा, चित्रा बेटा, तुमने अपने लिए क्या लिया? मुझे क्या जरूरत है पापा जी, दो टूक बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। चित्रा अपने कमरे में जैसे ही घुसी, उसकी नज़र सिंगारदान में लगे शीशे पर गई। काम तो बहुत करने थे, पर इच्छा नहीं हुई कि जी जान लगाकर जुट जाए। आराम से होंगे काम, ये सोचकर आईने के सामने वो बेड पर बैठ गई। बड़े दिनों के बाद फुर्सत में बैठकर वो खुद से मन ही मन बातें करने लगी, ध्यान से खुद को देखने लगी और पुराने ख्यालों में खो गई। उस दिन उसके देवर की शादी थी। बारात निकलने से पहले शांति जी तैयार थी, लेकिन उनका हार सेट नहीं मिल रहा था। इतने कपड़े उलझे बिखरे, हर तरफ सामान बिखरा, लोगों से खचाखच भरा घर। शांति जी पहले घबराई, फिर घबराहट की वजह से वो चिल्लाने लगी, चित्रा, हार नहीं दिख रहा मेरा, कहाँ गया? मैंने तो पहले खूब ढूंढा, जब नहीं ढूंढ पाई तो बोली, माँ जी, अभी कुछ दूसरा पहन लीजिए ना, बारात निकलने को है, कहाँ ढूंढूं? आने के बाद खोजते हैं। मम्मी जी की आवाज़ अब गाली में बदल गई थी। जैसे ही वो शुरू हुई, बारात निकलने वाले लोग दरवाजे पर खड़े होकर मेरे साथ सहानुभूति से देखने लगे। मुंह से जवाब नहीं निकला और आंखों से सैलाब फूट पड़ा। मेरी मम्मी, बहन और भैया भी थे। जी कर रहा था गले लगकर जी भर रोऊं, पर ससुराल है ना, रोने की आज़ादी भी नहीं। मेरी मम्मी ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए मम्मी जी से कहा, दीदी, सब इंतज़ार कर रहे हैं, घर से कहाँ जाएंगे गहने? आपके कमरे में तो आप लोग ही बस रहते हैं। आप लोग से मम्मी का मतलब माँ जी और पापा जी और हम पति पत्नी से था। घर की बड़ी थी मैं, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर थी। मम्मी की इतनी बातें सुनने के बाद माँ जी ने फिर से चीखते हुए कहा, लग रहा है सब धनवान है कहीं के। चित्रा ने ही चुराया होगा, सोची होगी। मेरा ससुराल तो इतना धनवान है, मेरी दोनों बहनों की शादी में काम आ जाएगा। मैं समझती हूँ जो छोटे घरों से आते हैं ना, वो ऐसे ही रंग दिखाते हैं। भैया ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आंटी जी, कम पैसे हैं हमारे पास, लेकिन हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है, आप ध्यान से देखिए। अब भैया को उम्मीद थी मेरे पति वरुण जी से। जैसे ही ऊपर वो सबको बुलाने आए, दूसरी ओर ले जाकर बोले, भैया, वरुण जी, आंटी जी क्या क्या बोल रही हैं, चित्रा नहीं कर सकती ऐसा, चाहे तो खोज लीजिए, पर ऐसे जलील मत करिए। सब लोग तमाशबीन बनकर देख रहे थे। जो सहानुभूति दिखा रहे थे उनकी नीयत समझ आ रही थी। वरुण जी ने तुरंत बोला, भैया, मैंने देखा नहीं तो कैसे कह दूँ कि चित्रा ने नहीं लिया है। हम सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वरुण जी का जवाब सुनकर और दिल पर क्या बीती सिर्फ मेरा ही दिल जानता है। समझौता अब नहीं कर सकती थी खुद से। जी चाहा बोलकर अपनी भड़ास निकाल दूं, पर हिम्मत जवाब दे गई थी। मेरे मायके वाले और मेरे रिश्तेदार भी तो थे, उनकी इज्जत की खातिर अपमान सह के रह गई। अब मैंने कुछ जवाब नहीं दिया और ना ही सवाल किया। अपनी तरफ से तमाशा बनाने का कोई इरादा नहीं था मेरा। शादी वाले घर में खुद की इतनी बेइज्जती देखकर आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाईं और बरसते बरसते सूज के लाल हो गई। साड़ी तो पहनी हुई थी। जैसे ही अलमारी से अपने गहने निकालने लगी पहनने के लिए, तो माँ जी ने ये बोलते हुए मेरे हाथ से तेजी से खींच लिया कि तुमने मेरे गहने चुराए हैं, तुम्हारे गहने मेरे पास रहेंगे। एक टीका और मंगलसूत्र बस दिया मुझे पहनने के लिए। घर की दर्दनाक स्थिति देखकर बारात जाने वाले बारी बारी से ऊपर आने लगे।
मेरी ननद सुची और देवर अमित को बहुत बाद में ये बात पता चली और वो ये सब शांति से देख रहे थे। आखिरी में माँ पर झल्लाने लगे। फिर जिद करके उन्होंने माँ जी को बारात में शामिल किया। शादी में सब मुझे देखकर फुसफुसा रहे थे। खुद का सामना ही नहीं कर पा रही थी मैं। वापस बारात लौटने के बाद माँ जी ने मंगलसूत्र और टीका मुझसे छीन लिया। मैंने भी नहीं मांगा उनसे और ना ही उन्होंने दिया। दिल पर इतनी गहरी आघात लगी कि गहनों की लालसा ही भूल गई थी। पति से कुछ बोल नहीं सकती थी। उनमें सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे ही खून का घूंट पीकर मेरे दिन, उत्सव, शादी ब्याह बीतते रहे। अविवाहित में माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि गहने का शौक पालती। फिर शादी के 2 साल के बाद ही ये सब घटना हो गई। माँ जी भी बहुत ज़िद्दी थी और मुझे भी मांगना नहीं अच्छा लगा। बगैर गहनों के तो जी सकती हूँ, और तब से ऐसे ही बनावटी आभूषण या छोटे मोटे जो भी मेरे पास थे उससे ही मैंने काम चला लिया। आखिरकार एक दिन काम वाली सफाई कर रही थी तो बेड के नीचे कपड़ों में लिपटा हुआ हार मिला। मेरी देवरानी ने आवाज़ लगाई, चित्रा, दीदी, मम्मी, हार मिला मुझे। आंखें चमक आई सुनकर। लगा अब मेरे ऊपर लगा लांछन खत्म हो जाएगा, सबसे घुल मिल के रहूँगी। पर मम्मी जी ने तब भी यही कहा कि चित्रा की करतूत होगी ये। उफ, लग रहा था कहाँ है भगवान, ये धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊँ। मैं चली आई अपने कमरे में। देवरानी ने मुझे बहुत समझाया, दीदी माँ जी से मांग लीजिए ना, कहने माफ़ी मांग कर। पर क्या गलती थी मेरी जो मैं माफ़ी मांगती। चचेरी ननद, देवर या बहनों की शादी हुई, सब में जैसे तैसे काम चलाया। कितनी बदकिस्मत थी जो औरत के मुख्य श्रृंगार से मुझे वंचित रखा गया। चित्रा, चित्रा, कंधे पर प्यार भरा हाथ पाकर आश्चर्यचकित हुई। हड़बड़ाकर उठी तो देखा माँ जी, वरुण और पापा जी साथ गहने लिए खड़े थे। चित्रा, ये तुम्हारे गहने हैं। और ये नया सेट देते हुए कहा, देखो पापा जी की तरफ से ये है। चित्रा की आंखों में फिर से आंसू छलछला उठे और आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। हकलाते हुए हृदय गले से चित्रा ने बोला, ये मेरी बहू काव्या को ही दे दीजिएगा माँ जी। अब ये गहने मेरे किसी काम के नहीं। जवानी थी तब तो ये पहन नहीं पाई, अब तो वैसे भी हर चीज़ का शौक खत्म हो गया। पापा जी ने बोला, इस उम्र में भी शौक होता है बहू, हमारी बात मानकर, हमारा आशीर्वाद समझकर प्लीज़ ये रखो अपने पास। जवानी में शौक पहनने का होता है पापा जी, पर बुढ़ापे में सिर्फ हमारा शरीर गहनों को ढोता है। जब 4 लोगों के पास बैठना उठना मिलना होता था तब तो इनके बगैर ही रही। अब मेरी इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो गई है। शांति जी की आंखों में आंसू आ गए। चित्रा के कंधे पर शांति जी ने अपना सिर टिका दिया। चित्रा की दबी हुई रुलाई फूट पड़ी। पीठ पर थपकी देते हुए शांति जी ने कहा, कुछ गलतियों की माफ़ी नहीं होती बहू, पर फिर भी तुमसे उम्मीद करती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। मेरी बहू बनकर तुम्हें दुख झेलना पड़ा, पर अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बहू के सामने तुम बिना मलाल के दिल खोलकर फिर से मेरी नई बहू बनकर अपनी बहू का स्वागत करो। अगर तुमने ये गहने स्वीकार नहीं किए तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी और ऊपर वाले को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी। चित्रा माँ जी की ये बातें सुनकर पिघल गई और उनके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। चित्रा सब पुराना भूलकर अब अपनी बहू के स्वागत के लिए तैयार थी। शादी वाले दिन चित्रा पीली साड़ी और शांति जी के गहने पहनकर अपनी बहू का स्वागत करने को तैयार थी। शांति जी आगे बढ़कर चित्रा की अपने बेटे और पति के साथ बधाई लेते हुए बारात में शामिल हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।